हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तारीख 7 अक्टूबर और आज के हमारे करंट अफेयर्स वापस उसी ड्रिल के ऊपर, वापस उसी पैटर्न पे हम लोग अपने इंग्लिश मीडियम में थोड़े अव्वल लेवल के जो हमारे सोर्सेज हैं, अच्छी वेबसाइट्स, कुछ गवर्नमेंट मैगजीन्स और उसके अलावा बहुत से रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स, वहीं से सारा कुछ इकट्ठा करके हम लोग सर आपके लिए एक जिस्ट लेके आए हैं। कुछ 5-7 पॉइंट्स के अंदर डेली करंट अफेयर्स अपनी सीरीज चालू है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं। जिसने किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारा पहला टॉपिक ग्रीन वॉर रूम। ग्रीन वॉर रूम रिसेंटली न्यूज में आया है, इसलिए ध्यान में होगा। हर साल सर्दी आती है, विंटर इज कमिंग, देन साथ में इशू है इसका फॉग का, दिल्ली में सबसे ज्यादा। और फॉग, स्मोक, वो सारे फर्क आपको बताए जाएंगे अलग से सेपरेट क्लास के अंदर। यहाँ पर इशू क्या है कि सर्दी आती है, दिल्ली वालों को डर लगता ही है। और दिल्ली में अभी पहले से तैयारियां चालू की जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ग्रीन वॉर रूम लॉन्च कर दिया है, ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। किस लिए? टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन द सिटी बाय इंप्लीमेंटिंग द विंटर एक्शन प्लान एंड मॉनिटरिंग पॉल्यूशन 24/7। पॉल्यूशन को 24 घंटे मैनेज एकदम इनके द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं उनको मैनेज किया जाएगा अच्छे से। और इस बार एयर पॉल्यूशन के लिए पहले से गवर्नमेंट तैयारी कर रही है इस ग्रीन वॉर रूम के साथ। दिल्ली के जो AQI नंबर्स आप लोग देखते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स के, वो हर साल सर्दियों में नए रिकॉर्ड छूते हैं। वो कोई अब नई बात नहीं रह गई है, हर साल सर्दी में हालत खराब होती है दिल्ली वालों की। इस बार से अब से गवर्नमेंट ग्रीन वॉर रूम के साथ तैयारी कर रही है ऑलरेडी। अपने नोट्स के अंदर बस एक ये ग्रीन वॉर रूम नोट कर लीजिएगा, छोटी सी एक हेडिंग डाल लीजिएगा साथ में। ग्रीन वॉर रूम किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार, अपने नोट्स में पॉइंट फॉर्म में बुलेट्स ये बनाते रहिएगा नोट्स, दिल्ली सरकार द्वारा। उसके अलावा एक लाइन लिख लीजिएगा, किस लिए है? वायु प्रदूषण के खिलाफ। वायु प्रदूषण के खिलाफ, वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का एक नया एफर्ट। इसके लिए साथ में एक और चीज है कि एक ऐप भी लॉन्च की जा रही है, मोबाइल एप्लीकेशन होगी जिसका नाम होगा द ग्रीन दिल्ली। इस ग्रीन वॉर रूम के साथ में एक जो एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही है उसका नाम और साथ में नोट रखेंगे, ग्रीन दिल्ली ऐप। ग्रीन दिल्ली ऐप पर खास बात यह है कि जो नागरिक हैं वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं पॉल्यूशन के केसेस को, और एक तरह से गवर्नमेंट, प्रशासन और जनता के बीच एक संवाद का काम करेगा। इस तरह से ऐप के माध्यम से जनता और प्रशासन मिलके वायु प्रदूषण के साथ लड़ाई अपनी लड़ने का प्रयास कर रही है। ग्रीन वॉर रूम याद रखिएगा। कुछ बुलेट पॉइंट्स जो आपको बताए वो नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक, एक रिपोर्ट अभी जारी हुई थी, हैवी मेटल्स एंड हीराकुंड डैम, मतलब एक स्टडी हुई थी, उसके अंदर हैवी मेटल्स मिले हैं। हैवी मेटल्स क्या है? लेड हुआ, जैसे एग्जांपल आपके लिए सामने इधर लिखा गया है मैंने, लेड है, क्रोमियम है, हैवी मेटल्स हैं और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। कैंसर रोग इनकी वजह से हो सकता है। तो ऐसे जो मेटल्स है ये हमारे वाटर रिसोर्सेज के अंदर घुस चुके हैं, जल संसाधनों में घुस चुके हैं। ऐसी एक रिपोर्ट रिसेंटली सामने आई थी। साथ में उड़ीसा, स्पेशली उड़ीसा का जिक्र किया गया था इसमें, और उड़ीसा के 8 वेटलैंड्स की बात की गई थी जिसके अंदर शामिल था हीराकुंड भी। हीराकुंड डैम सबसे उसमें से मुख्य माना जाता है उड़ीसा के वाटर रिसोर्सेज के अंदर। उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग आज इस करंट अफेयर के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज में है तो उस टॉपिक को साथ में डील करना चाहिए। अब ये रिपोर्ट आ चुकी है, हम लोग बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि हैवी मेटल्स में लेड और, एक आप याद रखिएगा, लेड, क्रोमियम, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा हैवी मेटल्स के। उड़ीसा के अंदर 8 वेटलैंड्स प्रभावित बताए जा रहे हैं और उसके अंदर हीराकुंड भी शामिल है। आपको हीराकुंड की लोकेशन याद रखनी है, उड़ीसा में। These heavy metals which result from the human activities such as urbanization, industrialization and agriculture can enter crops through the soil and subsequently be consumed by humans। मतलब क्या है इस लाइन? ये जो हैवी मेटल्स इन वाटर रिजर्वायर्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, ये ह्यूमन एक्टिविटीज से आ रहे हैं। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज? मेनली आपको पूछ लिया जाता है कई बार एमसीक्यूज के अंदर, यूपीएससी में पूछे गए हैं कई बार हैवी मेटल्स के लिए ये ओरिजिन सोर्सेज पूछ लेते हैं। तो ये यहाँ से, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जिसको हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रीज का, बड़े बड़े कारखानों का जो आउटपुट होता है वो सीधा का सीधा नदियों में बहा दिया जाता है बहुत।
वहां से होते हुए ये हमारे वाटर रिसोर्सेज में चला जाता है और वो फिर वहां से घूम फिर के हमारी फसलों तक आता है, फसलों के माध्यम से, खाने के माध्यम से इंसान के शरीर तक पहुंचता है और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कुल मिला के कहानी ये है, रिजल्ट कहां से आ रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर। थोड़ा ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बातें, नोट्स इसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान रखिएगा। लेड और क्रोमियम हैवी मेटल्स के एग्जाम्पल के रूप में याद रखिएगा। हीराकुंड की लोकेशन याद रखिएगा, कहां पर है, ओडिशा के अंदर। और उसके अलावा हैवी मेटल्स कैसे ह्यूमन फूड चेन के अंदर पहुंच जा रहे हैं, ये आप थोड़ा सा अपनी बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग काम करेगी। इंडस्ट्रीज से जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट निकला वो पहुंच गया नदियों में, नदियों से होते हुए ये पहुंच गया हमारी फसलों तक और फसलों से होते हुए हमारे घरों में, हमारे पेट में। तो इस तरह से इंसानों को प्रभावित कर जाता। आगे चलते हैं, इस हीराकुंड रिजर्वायर की एक लोकेशन आपको मैं दिखा देता हूं। इंडिया मैप पे उड़ीसा स्टेट के अंदर पड़ता है और उड़ीसा के अंदर भी नॉर्थ वेस्ट मैप पे आई होप आपको लोकेशन और दिशा का ज्ञान होगा। नॉर्थ ऊपर, फिर नीचे साउथ, इधर ईस्ट और ये वेस्ट। उड़ीसा के नॉर्थ वेस्ट के अंदर हीराकुंड स्थित है। इस हीराकुंड डैम को उड़ीसा का लार्जेस्ट अर्दन डैम बोला जाता है। ऑपरेट करना स्टार्ट किया है 1957 में। याद रखिएगा ये कुछ फैक्ट्स हीराकुंड के बारे में। 1957 से ऑपरेट करना चालू हुआ है और कहां पर है, ओडिशा में है। ओडिशा के मैप में भी एग्जैक्ट लोकेशन कई बार काम आ जाती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब मैप साथ में लगा ही दिया है और हमारी विजुअल मेमोरी नॉर्मली जो हमारी रटाफिकेशन मेमोरी होती है उससे ज्यादा बेहतर काम करती है। तो इस चीज का फायदा उठाइए, मैप्स को साथ में अपने नोट्स के अंदर थोड़ा सा एक रफ डायग्राम सा बना लीजिए जिसमें नॉर्थ वेस्ट में आप दिखा सकते हैं हीराकुंड को। आगे चलते हैं, मॉलडीव्स न्यूज में है रिसेंटली। क्यों? नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। कौन इलेक्ट हुए हैं? ये रहा नाम, मोहम्मद मुइज्जू। नए प्रेसिडेंट इनके मोहम्मद मुइज्जू अभी अभी इलेक्ट हुए हैं। रिप्लेस किया इन्होंने प्रेसिडेंट इबू सोली को। देखो इसमें इंडिया के लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि वहां पर एक कैंपेन चल रहा था, इंडिया आउट कैंपेन। भारत के विरुद्ध एक कैंपेन मॉलडीव्स के अंदर चला था। मॉलडीव्स बड़ी एक पॉपुलर जगह है टूरिस्ट के लिए, तो बड़ा ही पॉपुलर अट्रैक्शन। भारत से बहुत से लोग जाते हैं हर साल और सबसे तरह से बोला जाए कि बिजी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। मॉलडीव में रिसेंटली ये चीज हुई है कि एक कैंपेन चला था, इंडिया आउट कैंपेन। इस इंडिया आउट कैंपेन के बाद जब ये अब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन को देखा जा रहा था, जो वहां की तत्कालीन उस समय की सरकार थी, इससे पहले वाली जो सरकार थी, पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे, वो थोड़ा प्रो इंडिया समझा जा रहा था क्योंकि इंडिया के साथ बड़े लिंक्स एस्टेब्लिश कर रहे थे। और जो अभी वर्तमान में आए हैं उनको प्रो चाइनीज समझा जा रहा है। तो ये जो चुनाव हुआ है, ये इंडिया एंड चाइना के प्रभाव की टक्कर थी। इंडिया एंड चाइना की मालदीव्स के अंदर कितना इन्फ्लुएंस है उस चीज की टक्कर समझी जा रही थी। यहाँ पर जो सपोजिटली जिस आदमी को बोला जा रहा था कि ये प्रो इंडिया है, वो हार गए। मोहम्मद मुइजू मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नाम याद रखिएगा, नाम लिख लीजिए, मोहम्मद मुइजू, मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट। मालदीव हिंदी में मालदीव लिखा जाता है, तो मालदीव के नए राष्ट्रपति, बस नाम लिख लीजिएगा। ये कि न्यूज में है तो ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज आपको कई बार पूछ ली जाती है। मोहम्मद मुइजू नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। सोली की हार हो चुकी है। सोली की हार के पीछे के कारणों के अंदर जब बात की जाती है तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर था। उसके अलावा जो ये एंटी इंडिया कैंपेन्स चले हैं मॉलडीव्स में, उसको भी इनकी हार का कारण बताया जाता है। ये कैंपेन था क्या, ये भी याद रखिएगा। अभी नोट्स के अंदर नोट कर लीजिए अपने, इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया आउट कैंपेन कहाँ चलाया गया? ये कैंपेन मालदीव्स में चलाया गया। तो मालदीव में चलाया गया, बस ये नोट कर लीजिए, बताता हूं क्या था। बुलेट पॉइंट्स में आप नोट कर लीजिएगा। मालदीव में चलाया गया इंडिया आउट कैंपेन। क्या था? क्योंकि इसके अंदर देखो इशू क्या था कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा दी एकदम मालदीव्स में। और वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से थी, और मैं शब्द सिर्फ इन्वेस्टमेंट यूज नहीं कर रहा, स्ट्रेटेजिक बोल रहा हूँ। स्ट्रेटेजिक इस तरह से थी कि वहां के डिफेंस टाइज मजबूत कर रहे थे हम अपने साथ। तो मालदीव भारत हिंद महासागर के अंदर अपना एक सिक्योरिटी नेट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने का अपना एक भारत की एक पॉलिसी है। भारत एक इस चीज पे काम कर रहा है। हिंद महासागर के अंदर जो ये छोटे छोटे देश हैं उनके साथ अच्छे संबंध कायम किए जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए कि जिनके साथ एक गुडविल रहे।
इस एरिया में भारत अपनी विदेश नीति स्ट्रॉन्ग करते हुए जा रहा है। मॉलडीव्स के अंदर जो विपक्ष था इससे पहले वाली सरकार में, यानी कि जो अब करंट में सरकार में आ चुके हैं, उस विपक्ष ने इस चीज का विरोध किया, जनता को एग्रीवेट किया, जनता को उफान पे लाए वो लोग। एक कैंपेन चला, गो आउट इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया आउट कैंपेन बोला गया। इंडिया आउट कैंपेन की मेन वजह क्या है? क्योंकि इंडिया ने इनके साथ डिफेंस टाइज कर लिए और लोगों को ये लगने लगा, इन लोगों को जिन्होंने ये कैंपेन चलाया, कि मॉलडीव्स की सरकार भारतीयों को अनड्यू एडवांटेज दे रही है। तो इस तरह की चीजें हो रही थी, भारतीयों के प्रति गुस्सा आ गया मॉलडीव्स में और एक आंदोलन चला था। रिजल्ट अब आपके सामने है कि मॉलडीव्स में सरकार नई आ चुकी है। अब मॉलडीव्स की थोड़ी लोकेशन की बात हम करेंगे। मैंने बताया एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, गूगल करेंगे तो मैप्स बाद में आएंगे, पहले आपको उन थोड़े से इंटरेस्टिंग पिक्चर्स दिखेंगे, जाके ट्राई कीजिएगा मॉलडीव्स का। यहाँ पे आते हैं हम लोग, पढ़ाई की बातों पे वापस आते हैं अपनी। तो मॉलडीव्स साउथ एशियन आर्किपेलागिक कंट्री है। आर्किपेलागिक आर्किपिलागो से बना है। ये आर्किपिलागो क्या होता है? आर्किपिलागो शब्द ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ते हो, आर्किपिलागो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एशिया के अंदर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, पहले इंडिया के रेस्पेक्ट में देखिए कि इंडिया के इधर आपको दिखेगा नीचे की साइड साउथ, वापस वही मैप के साथ वापस देख लीजिए, साउथ और ये वेस्ट, इंडिया के साउथ वेस्ट के अंदर, इंडिया के साउथ वेस्ट की तरफ मॉलडीव्स है, श्रीलंका से इस तरफ है लेफ्ट में। मॉलडीव्स है क्या? आर्किपिलागो है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। देख सकते हैं आप, ये वाला जूम करके वो फोटो रखा हुआ है। तो मॉलडीव्स के अंदर आपको ये दिखेगा, ऐसे इतने सारे आइलैंड्स हैं, इनका ग्रुप है। ये जो ग्रुप है इसी को हम लोग साथ में मॉलडीव्स बोल देते हैं। इट इज द साउथ एशियन आर्किपेलागिक कंट्री सिचुएटेड इन द इंडियन ओशन साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया। श्रीलंका और इंडिया के साउथ वेस्ट में। लोकेशन आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए ये। क्यों? क्योंकि आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक ठाक आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए जिस जगह के बारे में बात हो रही है। 26 एटॉल्स है इसमें दैट स्ट्रेच अक्रॉस द इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास ये स्ट्रेच करते हैं वहां तक, और मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता ही चुका हूं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अगला कुछ एक फैक्ट्स हो रहे हैं मॉलडीव्स के बारे में। इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया बोथ इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। भूमि का क्षेत्रफल है उस हिसाब से भी एशिया की सबसे छोटा देश है ये, और पॉपुलेशन यानी जनता के हिसाब से, जो टोटल इनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से भी सबसे छोटा देश। तो नोट कर लीजिएगा, ये एक फैक्ट नोट रखिएगा। मालदीव एशिया में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लाइन डिट्टो उतार लीजिए अपने नोट्स के अंदर। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल व जनसंख्या, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से मालदीव्स के आगे लिख लीजिएगा, ये एक पॉइंट लिख लीजिएगा जरूर। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लोएस्ट लाइंग कंट्री। समुद्र तल से ऊंचाई के बेसिस पे बोला जाता है कि कोई देश कितना ऊंचा है कितना नीचा। तो ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई मिनिमम है पूरी दुनिया में। नोट कर लीजिएगा, ये भी एक फैक्ट। तो मालदीव के ही बारे में ये एक और फैक्ट नोट करिएगा, दुनिया की समुद्र तल से ऊंचाई में दुनिया में, समुद्र तल से ऊंचाई दुनिया में सबसे कम। नोट कर लीजिएगा ये लाइन। के अलावा एक और लाइन लिखिए, इट गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम इन 1965। भारत 47 में आजाद हुआ और ये हमारे पड़ोसी 1965 में आजाद हुए। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आप नोट करोगे अपने नोट्स के अंदर। मालदीव के बारे में न्यूज में था और हम लोगों ने ठीक है अच्छे से मालदीव का भी लोकेशन देखा, मैप के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन देखी, कुछ मालदीव के फैक्ट देखे जो जरूरी है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। तो एक और लास्ट में एक लाइन लिखिए कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है ये 1968 से। जैसा कि अभी ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। मैंने कहा था इलेक्ट हुआ, तो इलेक्ट होने का मतलब है यहाँ पे प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और दूसरी बात इधर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करके ही आए, रिपब्लिक है।
तो रिपब्लिक है, प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, वो भी नोट कर लीजिएगा। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिकन सिस्टम है इनमें, प्रेसिडेंट रिपब्लिक, यानी हिंदी वाले नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, राष्ट्रपति शासन अध्यक्ष, गणराज्य प्रणाली, गणराज्य प्रणाली इधर चलती है। नोट कर लीजिएगा ये सही से। आगे चलते हैं, ये मालदीव्स के बारे में सारे फैक्ट हुए, वापस एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इशू क्या था, क्योंकि मोहम्मद मुइज्जू नए प्रेसिडेंट बने हैं, उस वजह से न्यूज में था मालदीव्स। भारत और चाइना के इन्फ्लुएंस की लड़ाई देखा जा रहा था इसको, और इसमें जीत मोहम्मद मुइज्जू की हो चुकी है, जो चाइना प्रो चाइना बोले जा रहे थे। इंडिया के साथ इशू क्या था, क्योंकि एक कैंपेन चला था, इंडिया आउट कैंपेन, भारत के खिलाफ मालदीव में एक कैंपेन चला था। उसके अलावा मालदीव की लोकेशन की हमने बात की कि यहाँ पर ये साउथ वेस्ट में आपको ये लोकेशन दिखती है श्रीलंका की इस तरफ, और हिंद महासागर में यहाँ पर आपको ये बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि ये इधर एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनको आर्कीपिलागो बोला जाता है, तो आर्कीपिलागिक कंट्री भी बोला जाता है मालदीव्स को। ये ऐसे इस तरह से आपको दिख रहे हैं कि इतने ग्रुप हैं ये आइलैंड्स के। एक और कुछ फैक्ट बताए हमने कि वो फैक्ट क्या है कि मालदीव्स दुनिया में समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। उसके अलावा दुनिया में एशिया के अंदर सबसे छोटा देश है, एशिया में सबसे छोटा देश जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटा है मालदीव्स। 1965 में आजाद हुआ, आजाद होने के बाद इन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनी, रिपब्लिक सिस्टम चुना, गणराज्य सिस्टम। गणराज्य क्या होता है, पॉलिटी में आप जानते हैं, स्टेट का हेड, स्टेट का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष चुना जाएगा वोटिंग द्वारा, इलेक्टेड होगा, तो उसे रिपब्लिक कहते हैं। नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए अनाउंस हो चुका है, किसे मिला है आप देख सकते हैं नाम मेरे पीछे, जॉन ओलिव फोसे, ये नाम लिख लीजिएगा। 2023 का साहित्य नोबेल किसे मिला है, जॉन ओलिव फोसे। इन्हें 2023 का नोबेल मिला है लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। और इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल, इंटरेस्टिंग चीज, इन्होंने कुछ प्लेज, कुछ कविताएं, कुछ किताबें लिखी है, कुछ गद्य लिखे हैं तो अनसेएबल, अनकही बातों को कुछ शब्द देते हैं। अब कई बार नोबेल कमेटी भी जो है वो शब्द कुछ ऐसे यूज करती है कि आपको एक क्रक्स मिल जाता है कि किसी को क्यों सम्मान मिल रहा है। इनकी मेनली इस वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडिकल रिडक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड ड्रामेटिक एक्शन, लैंग्वेज बहुत कम यूज करेंगे, ड्रामेटिक एक्शन ज्यादा होगा इनके प्लेज में, और कुछ ऐसे इमोशंस जिनको आप वर्ड नहीं दे सकते वो ये अपने नाटकों द्वारा फील करवा जाते हैं। एंजाइटी एंड पावरलेसनेस, ये कुछ ह्यूमन इमोशंस है जिनके ऊपर काम किया है जॉन ओलिव फोसे ने, नवाजा गया है अब नोबेल प्राइज के साथ लिटरेचर के। आज का हमारा अगला करंट अफेयर, एक और चीज है इनकी द्वारा लिखी गई, जॉन ओलिव फोसे द्वारा लिखी गई कुछ किताबें हैं। एक किताब आप नाम याद रखिएगा, रेड ब्लैक, 1983 में आई थी, रेड ब्लैक, क्योंकि नोबेल प्राइज मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनके बुक्स के नाम जो पूछे जा सकते हैं। एक मेलनकॉली फर्स्ट, ये वो एक और इनकी किताब मेलनकॉली, याद रखिएगा, मेलनकॉली और रेड ब्लैक, ये दोनों नाम याद रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ प्लेज लिखे हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, पर उतना डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप ये शब्द जरूर, बुक्स के नाम इनके जरूर याद रखिएगा, नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको। आगे, थैंक यू। लास्ट था ये आज का करंट अफेयर, और नोबेल प्राइज हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग फील्ड्स के, अलग अलग श्रेणियों के नोबेल के बेसिक्स सबसे पहली क्लास में हमने डिस्कस किए थे कि कौन कौन सी श्रेणियों में मिलता है। अभी तक हम लोग फिजिक्स की बात कर चुके हैं, केमिस्ट्री की बात कर चुके हैं, हम इसके अलावा एक मेडिसिन के नोबेल की बात की थी, और आज हमने लिटरेचर के नोबेल की बात कर ली। 4 नोबेल्स की हम बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे, इकोनॉमिक्स का नोबेल आएगा उसकी बात करेंगे, हम लोग पीस के नोबेल की भी बात अगले क्लास में करेंगे। तो ये कुल मिला के अपनी आज की क्लास रही। जैसा भी आपका फीडबैक हो, ये क्लास जैसी भी लगी तो बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। एक फीडबैक मुझे मिला था कि क्लास की लेंथ बड़ी लंबी हो रही है सर, तो उसको कम करने की कोशिश की है हमने कि एक तो चीज, हर टॉपिक पे थोड़ा सा टाइम कम करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से समझाएंगे पर रिपीटिशन थोड़ा सा कम करेंगे। दूसरी चीज हो सकता है कि मतलब नॉर्मली 7 से 8 टॉपिक एक लेक्चर में ला रहा था, तो अब उनको 5 से 6 कर दिया जाएगा ताकि क्लास की लेंथ छोटी रखी जा सके, और रेगुलरली वीक में पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक्स छोड़े जाएंगे, वो अगले लेक्चर में पूरे हो जाएंगे।
टॉपिक्स कोई भी छोड़े नहीं जाएंगे, जो न्यूज़ में होंगे, रेलेवेंट होंगे, वो हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। आपके और इसके अलावा जो भी सुझाव हो कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये जो चैनल आपको पीछे दिख रहा है सृष्टि क्लासेस नोहर, हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स जो हिंदी में देख रहे थे, हिंदी के नोट्स बनाना चाह रहे हैं, वो हिंदी में साइड में जो मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे के सारे अपने नोट्स में उतारते रहिएगा। आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होनी चाहिए। पीडीएफ ये वाली अपने फोन में सेव रखिएगा, जब भी कहीं आपको कोई दिक्कत लगे रेफरेंस के लिए इसे खोलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।